हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। इग्नू के असिस्टेंट रजिस्ट्रार के इस सीरीज में ये हमारा फोर्थ और लास्ट मॉक टेस्ट है। इस मॉक टेस्ट में हम जैसे कि पिछले थर्ड मॉक टेस्ट में हमने पार्ट 2 के बारे में क्वेश्चन देखे थे, इसी तरह इस चौथे टेस्ट में भी हम और आज के लास्ट टेस्ट में, और बल्कि इस कोर्स के ही लास्ट टेस्ट में हम पार्ट बी के कुछ और एमसीक्यूज देखेंगे, कुछ और एरियाज को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सीधा शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। भारतीय चिकित्सा परिषद के संबंध में सही कथन चुनिए। स्टेटमेंट 1, इसका गठन 1993 में किया गया था। स्टेटमेंट 2, हाल ही में इसका स्थान 2020 में गठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा ले लिया गया है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका आंसर है पहले का सी, दोनों। 1993 में संशोधित भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद की स्थापना की गई थी। 25 सितंबर 2020 तक भारत में चिकित्सा शिक्षा की एक समान और उच्च मानक स्थापित करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद एक सांविधिक निकाय था, और 25 सितंबर 2020 को इसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा बदल दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के संदर्भ में सही कथन चुनिए। यह 33 सदस्यों का एक नियामक निकाय है। स्टेटमेंट 2, इसका कार्य केवल चिकित्सा शिक्षा संस्थानों को नियंत्रित करना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 33 सदस्यों का एक भारतीय नियामक निकाय है, जैसा कि स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ था, जो चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा पेशेवरों यानी कि मेडिकल प्रोफेशनल्स को दोनों को नियंत्रित करता है। और स्टेटमेंट में दिया हुआ था केवल चिकित्सा शिक्षा को नियंत्रित करता है, जबकि ये चिकित्सा पेशेवरों को भी नियंत्रित करता है। और जैसा कि पिछली स्लाइड पर हमने देखा था, 25 सितंबर 2020 को इसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह ली थी। ये मेडिकल स्कूलों को मान्यता देता है, मेडिकल व्यवसायियों को पंजीकरण प्रदान करता है, यानी कि डॉक्टर्स को ये रजिस्ट्रेशन भी करता है डॉक्टर्स का, और मेडिकल प्रैक्टिस की निगरानी करता है। भारत में मेडिकल आधारभूत संरचना का आकलन करता है, असेसमेंट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। अगला है हमारा, भारतीय नर्सिंग परिषद के संबंध में सही कथन चुनिए। स्टेटमेंट 1, यह भारत में नर्स और नर्स शिक्षा के लिए एक नियामक संस्था है, रेगुलेटिव बॉडी है, रेगुलेटिव इंस्टीट्यूशन है। स्टेटमेंट 2, इसका गठन 1993 में किया गया था। स्टेटमेंट 3, भारतीय नर्सिंग परिषद राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद के अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी एक और दो, ऑप्शन सी केवल दो, ऑप्शन डी 2 और 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एक और दो। भारतीय नर्सिंग परिषद भारत में नर्सों और नर्स शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय नियामक संस्था है। यह भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है, और जबकि ऊपर दिया गया था कि यह राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद के अंतर्गत कार्य करता है, इसलिए यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। सही स्टेटमेंट है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत यह एक स्वायत्त निकाय है, ऑटोनॉमस बॉडी है, जिसे भारतीय संसद द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947 की धारा 3 क्लॉज 1 के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया है। 1947 से भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम में न्यूनतम संशोधन हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप कई विसंगतियां हुई, जिन्होंने भारत में पंजीकृत नर्सों, विशेष रूप से निजी क्षेत्र में अभ्यास करने वाली नर्सों के मनोबल को प्रभावित किया। अधिनियम का अंतिम संशोधन वर्ष 2006 में हुआ था। मूल अधिनियम के अनुसार परिषद का कार्य नर्सिंग शिक्षा में एक रूपता प्रदान करना है, यूनिफॉर्मिटी लाना है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न परिषदों को उनके गठन के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि इन काउंसिल्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको फ्रेम करना है कि पहले जो जिस परिषद का गठन पहले हुआ है उसको पहले, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। तो पहली है हमारी केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, दूसरी है भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, चिकित्सक परिषद, और तीसरी है भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2, 3, 1, यानी कि पहले हमारी है भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, उसके बाद बनी है भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद, और सबसे लास्ट में बनी है केंद्रीय होम्योपैथी परिषद। इसका ईयर भी हम देख लेते हैं। ये डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया नियामक सांविधिक निकाय है, जिसका गठन 12 अप्रैल 1949 को संसद के एक अधिनियम दंत चिकित्सक अधिनियम के 1948 के तहत किया गया है। केंद्रीय होम्योपैथी परिषद का गठन केंद्रीय होम्योपैथी अधिनियम 1973 के तहत किया गया है, और भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद इसका गठन अगस्त 1971 के तहत किया गया है। यह 1970 के गजट के तहत किया गया 1971 में।
अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय प्रत्यायन या मान्यता बोर्ड, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1959, ऑप्शन डी 1994। तो हमारा सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी 1994। इसकी शुरुआत AICTE अधिनियम की धारा 10U के तहत वर्ष 1994 में की गई थी। ये AICTE परिषद की अनुशंसाओं के अनुसार निर्दिष्ट मानदंडों और मानकों के अनुसार तकनीकी संस्थानों और कार्यक्रमों के आवधिक मूल्यांकन के लिए स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय मूल्यांकन और मान्यता परिषद के संबंध में निम्न में से सही कथन चुनिए। पहला स्टेटमेंट, इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। स्टेटमेंट 2, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी कोई नहीं। राष्ट्रीय मूल्यांकन और मान्यता परिषद की स्थापना 1994 में यूजीसी के एक स्वायत्त संस्थान के रूप में बेंगलुरु कर्नाटक में इसके मुख्यालय के साथ की गई थी। यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ है स्थित है? बेंगलुरु में, ना कि दिल्ली में। राष्ट्रीय मूल्यांकन और मान्यता परिषद के जनादेशों में गुणवत्ता आश्वासन को उच्च शिक्षा संस्थानों के कामकाज का एक अभिन्न अंग बनाना शामिल है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा या कौन से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के उद्देश्य हैं? पहला, स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान शुरू करना। दूसरा, शिक्षकों के पूर्व सेवा और इन सर्विस यानी कि सर्विस के दौरान प्रशिक्षण का आयोजन करना। राज्य शैक्षिक विभागों, विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग और नेटवर्क स्थापित करना। स्टेटमेंट 4, स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों में विचारों और सूचनाओं के लिए समाशोधन गृह के रूप में कार्य करना। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 2, 3 और 4, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एनसीईआरटी की और इसकी घटक इकाइयों के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं, यानी कि स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान शुरू करना, बढ़ावा देना और समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन करना, मॉडल पाठ्य पुस्तकों, पूरक सामग्री, समाचार पत्र, जर्नल और शैक्षिक किट, मल्टीमीडिया, डिजिटल सामग्री इत्यादि तैयार करना और प्रकाशित करना, शिक्षकों के पूर्व सेवा और इन सर्विस यानी कि सर्विस के दौरान प्रशिक्षण का आयोजन करना, नवीन शैक्षिक तकनीकों और प्रथाओं का विकास और प्रसार करना, राज्य शैक्षिक विभागों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य शैक्षिक संस्थानों के साथ सहयोग और नेटवर्क करना, स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों में विचारों और सूचनाओं के लिए समाशोधन गृह के रूप में कार्य करना और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी पटना। ये पता होगा इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए नई दिल्ली। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1 मार्च 1960 को भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के तहत की गई थी, ताकि हिंदी को बढ़ावा देने और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसरण में पूरे भारत में इसे एक संपर्क भाषा के रूप में विकसित किया जा सके। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय 4 चीज के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और गुवाहाटी में इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अपनी स्थापना के बाद से निदेशालय हिंदी के प्रचार और विकास के लिए कई योजनाएं लागू कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान के संबंध में सही कथन चुनिए। स्टेटमेंट 1 है, यह विदेशी भाषाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का राष्ट्रीय संस्थान है। स्टेटमेंट 2, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। स्टेटमेंट 3, इसके 3 परिसर हैदराबाद, लखनऊ और दिल्ली में स्थित हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही आंसर हमारा ऑप्शन सी 1 और 2, यानी कि इसमें थर्ड स्टेटमेंट इसके 3 परिसर हैदराबाद, लखनऊ तथा दिल्ली में स्थित हैं। यह स्टेटमेंट गलत है। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद की स्थापना 1958 में केंद्रीय अंग्रेजी संस्थान के रूप में हुई थी। धीरे धीरे संस्थान ने अपने लक्ष्य के दायरों को बढ़ाया, जिससे अंग्रेजी में शिक्षण के स्तर में सुधार हुआ। प्रासंगिक अनुसंधान शुरू करने और विदेशी भाषाओं को शुरू करने के लिए इसमें सुधार किया गया। इसलिए इसे 3 प्रमुख विदेशी भाषाओं जर्मन, रूसी और फ्रेंच के साथ 1972 में केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान का नाम दिया गया। अब इसमें अंग्रेजी, अरबी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, रूसी और स्पेनिश भाषा ये कार्यक्रम प्रदान करता है। वर्तमान में इसके 3 परिसर हैं, हैदराबाद, लखनऊ और शिलोंग, और हमें स्टेटमेंट में दिया गया था दिल्ली। तो इसलिए आपको बहुत से बच्चे ये करते हैं कि स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन होते हैं या क्वेश्चन पढ़ते ही
बहुत जल्दी टिक कर देते हैं। आधा स्टेटमेंट पढ़कर ही या आधा ऑप्शन पढ़कर ही हमें आंसर पता होने पर भी सारे ऑप्शन पूरी तरह पढ़ने चाहिए, कंप्लीटली पढ़ने चाहिए आखिर तक। हो सकता है कि उसमें एक माइनर सा चेंजेस कर दिया गया हो, जिसकी वजह से हमारा ना चाहते हुए भी एक सिली मिस्टेक हो सकती है, जिसे आप जो आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकती है। जो आपके आते हुए क्वेश्चन गलत होना बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए स्टेटमेंट को लास्ट तक पढ़ना होता है और ध्यान से पढ़ना होता है, यानी एकदम जज्बात में, फीलिंग्स में आधा स्टेटमेंट पढ़कर आंसर को टिक नहीं करना चाहिए। लोक प्रशासन के पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण में अक्षर डी निम्न में से किसे संदर्भित करता है? इस डी का, ये डी किसे संदर्भित करता है? इसको मैं इंग्लिश में ही लिखना था, क्योंकि हिंदी में लिखता था इसका अर्थ भी बदल जाता और दूसरी चीज़ ये क्वेश्चन भी फ्रेम नहीं हो पाता। और अगर ये आएगा तो इसी तरह आएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अब अक्षर डी निम्न में से किसे संदर्भित करता है? डायरेक्टिंग, डिपार्टमेंट, डिस्प्यूट या डेरिवेटिव्स? इसका सही आंसर है ऑप्शन है डायरेक्टिंग। पोस्ट कॉर्ब में पी फॉर प्लानिंग, योजना से संबंधित है। ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, संगठित करना। एस फॉर स्टाफिंग, कर्मचारियों को रखना। डी फॉर डायरेक्टिंग, निर्देशित करना। सी ओ फॉर कोऑर्डिनेटिंग, तालमेल करना। आर फॉर रिपोर्टिंग, सूचना देना। बी फॉर बजटिंग, बजट बनाना या बजट तैयार करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोक प्रशासन के संबंध में निम्न में से सही कथन चुनिए। स्टेटमेंट 1, लोक प्रशासन के उद्भव के 5 चरण माने जाते हैं। स्टेटमेंट 2, लोक प्रशासन का दूसरा चरण चुनौती का युग कहलाता है तथा इसकी कालावधि 1938 से 1947 तक मानी जाती है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 1। लोक प्रशासन के उद्भव के मुख्यतः निम्न चरण हैं, जो कि निम्न 5 चरण हैं इसके। इसमें भी पहले स्टेटमेंट में दिया हुआ है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। चुनौती का युग जो है ये इसका तीसरा चरण है, ना कि दूसरा चरण। तो इसमें भी आधा स्टेटमेंट सही है और आधा गलत, तो इसका मतलब पूरा स्टेटमेंट गलत ही कंसिडर किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ तीसरा चरण चुनौती का युग कहलाता है, जो 1938 से 1947 तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। राजनीति प्रशासन के द्विविभाजन का चरण 1827 से 1926 तक चला। इस चरण का उद्भव विलोबी के निबंध द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हुआ था। यानी कि राजनीति प्रशासन, इसका पिछले जो हमने क्वेश्चन में अभी देखा था, लोक प्रशासन के उद्भव के जो 5 चरण हैं उनमें से एक चरण ये भी माना जाता है राजनीति प्रशासन का द्विविभाजन। तो इसमें इसकी डेट दी हुई है, कालावधि दी हुई है और साथ ही बताया गया है कि इस चरण का उद्भव विलोबी ने अपने निबंध द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में किया था। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत, या दोनों सही है या दोनों गलत। ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन है केवल 1। इसका राजनीति प्रशासन द्विविभाजन, इसका चरण जो है 1887 से 1926 तक माना जाता है। इस चरण का मूलभूत विषय था प्रशासन का राजनीति से पृथक्करण, जिसे सामान्यतः राजनीति प्रशासन द्विविभाजन के रूप में जाना जाता है, यानी कि पॉलिटिक्स को ब्यूरोक्रेसी से अलग रखा जाए। यह चरण 1887 में राजनीति विज्ञान में वुडरो विल्सन के निबंध, और यहां पर स्टेटमेंट में दिया हुआ है विलोबी के निबंध। ये विचारकों के नाम भी आपको थोड़े ध्यान में रखने हैं। वुडरो विल्सन के निबंध द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राजनीतिज्ञ विचारक को लोक प्रशासन का पिता माना जाता है? ऑप्शन ए साइमन, ऑप्शन बी विलोबी, ऑप्शन सी वुडरो विल्सन, ऑप्शन डी लूथर गुलिक। सही आंसर है वुडरो विल्सन। रट लेना इस क्वेश्चन को। राजनीति प्रशासन द्विविभाजन इसमें दिया हुआ है, वो पहले वाली स्लाइड की ही इसमें डिटेल है, इसलिए इस विल्सन को लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। वुडरो विल्सन ने ही द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक निबंध लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है वुडरो विल्सन, ऑप्शन बी एल.डी. वाइट, ऑप्शन सी लूथर गुलिक, ऑप्शन डी विलोबी। सही आंसर हमारा ऑप्शन बी एल.डी. वाइट। 1926 में एल.डी. वाइट की पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित हुई। ये लोक प्रशासन पर पहली पाठ्य पुस्तक थी, याद रखना है आपको ध्यान से। इसके प्रकाशन के साथ ही इस विषय को अकादमिक वैधता हासिल हो गई, यानी अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने लोक प्रशासन के निर्देश पाठ्यक्रमों को उपलब्ध कराना शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस विचारक को अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता माना जाता है? ऑप्शन है एल.डी. वाइट, ऑप्शन बी इयन ग्लेडन, ऑप्शन सी लूथर गुलिक, ऑप्शन डी गुडनाव। सही आंसर हमारा ऑप्शन डी गुडनाव। गुडनाव के अनुसार राजनीति का मतलब नीतियों
या राज्यों की इच्छा की अभिव्यक्ति से होता है, जबकि प्रशासन का नाता इन नीतियों को लागू करने से होता है। गुडनाउ ने विल्सन की तरह स्वतंत्र और पृथक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन को प्रोत्साहित करने की वकालत की, इसलिए गुडनाउ को अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सही कथन चुनिए। 1930 में मद्रास विश्वविद्यालय एमए राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में लोक प्रशासन प्रश्न पत्र जोड़ने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना। स्टेटमेंट 2, 1937 में लखनऊ विश्वविद्यालय विश्व लोक प्रशासन पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी कोई नहीं। 1930 में लखनऊ विश्वविद्यालय एमए राजनीति में के पाठ्यक्रम में लोक प्रशासन प्रश्न पत्र जोड़ने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना, जबकि स्टेटमेंट में इसका उल्टा दिया हुआ है। हमने स्टेटमेंट को शफल कर दिया है, यहां फैक्ट्स को शफल कर दिया है, ऊपर नीचे कर दिया है। 1930 में लखनऊ विश्वविद्यालय एमए राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में लोक प्रशासन प्रश्न पत्र जोड़ने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना। 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय लोक प्रशासन पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे भारत में लोक प्रशासन के पहले प्रोफेसर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन बी एमपी शर्मा, ऑप्शन सी डीएस कोठारी, ऑप्शन डी विपिन चंद्रा। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी एसपी शर्मा। 1949 में नागपुर विश्वविद्यालय लोक प्रशासन व स्वशासन पर एक अलग संपूर्ण विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना। यानी कि एक फैक्ट आपका यहां पर भी हो जाता है कि किस विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम लोक प्रशासन पर एक अलग विभाग की स्थापना की थी, तो वो कौन सा विश्वविद्यालय था, नागपुर विश्वविद्यालय। और कब की थी, 1949-50 में। इसके साथ ही भारत में लोक प्रशासन को पूर्ण अकादमिक वैधता हासिल हो गई। इस विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर एमपी शर्मा थे, जो भारत में लोक प्रशासन के पहले प्रोफेसर के रूप में जाने जाते हैं। 1954 में भारत में लोक प्रशासन पर पॉल एच एप्पलबी रिपोर्ट 1953 के सुझाव पर नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई। यह भी याद रखना है आपको, पूछा जा सकता है ये भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब की गई थी, 1954 में। किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, पॉल एच एप्पलबी। और इस समिति का गठन कब किया गया था, 1953 में। यह भारत में प्रशासकीय शोध कार्यों का केंद्र है और इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए ज्ञान फैलाता है। यह जर्नल भी पूछा जा सकता है कि इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। मिनोबुरुक सम्मेलन निम्न में से किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन ए लोक प्रशासन, ऑप्शन बी विकास प्रशासन डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस, ऑप्शन डी नवलोक प्रशासन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नवलोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में ड्वाइट वाल्डो के संरक्षण में हुए मिनोबुरुक सम्मेलन में नव लोक प्रशासन को जन्म दिया। इसके संबंध में निम्नलिखित रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। तो आप देख सकते हैं लोक सेवाओं के लिए उच्चतर शिक्षा पर हनी रिपोर्ट 1967, अमेरिका में लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार पर फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967, अमेरिका में मिनोबुरुक सम्मेलन 1968, जॉर्ज फेडरिक की पुस्तक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन 1980। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस विचारक ने किसी संगठन में व्यक्ति संबद्ध प्रयास तथा साझा उद्देश्यों को किसी संगठन के 3 प्रमुख अंग बताया है। इनमें से किस विचारक ने इन तीन को किसी संगठन का प्रमुख अंग बताया है, व्यक्ति संबद्ध प्रयास तथा साझा उद्देश्य। ऑप्शन ए एल डी वाइट, ऑप्शन बी सी ई बर्नार्ड, ऑप्शन सी चेस्टर बर्नार्ड, ऑप्शन डी फिफ्नर। तो सही आंसर है हमारा एल डी वाइट। एल डी वाइट के अनुसार एक संगठन के 3 प्रमुख अंग होते हैं, पहला व्यक्ति, दूसरा संबद्ध प्रयास, तीसरा साझा उद्देश्य कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। और सी ई बर्नार्ड के अनुसार एक संगठन के निम्न अंग होते हैं, सामान्य उद्देश्य, परस्पर संचार और सेवा करने की इच्छा। दोनों विचारकों ने अपने अलग अलग मत इसमें प्रस्तुत किए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस विचारक ने पदानुक्रम को एक आरोही पैमाने में ही हीनतर और उच्चतर चीजों की एक व्यवस्थित संरचना है के रूप में परिभाषित किया है। ये इन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है। किस विचारक ने आपको बताना है कि ये डेफिनेशन पदानुक्रम की दी है, हायरार्की की एक आरोही पैमाने में ही हीनतर और उच्चतर चीजों का एक व्यवस्थित संरचना। एल डी वाइट, ऑप्शन बी मिलेट, ऑप्शन सी अर्ल लाथम, ऑप्शन डी रॉबर्ट प्रेस्थस। तो ये अर्ल लाथम द्वारा, ऑप्शन सी अर्ल लाथम द्वारा ये पदानुक्रम में आरोही पैमाने में ही हीनतर और उच्चतर चीजों का एक व्यवस्थित संरचना है। यह परिभाषा अर्ल लाथम द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगठन में समन्वय के संबंध में सही कथन चुनिए। कोऑर्डिनेशन के संबंध में
आंतरिक समन्वय को संरचनात्मक समन्वय भी कहा जाता है। और स्टेटमेंट 2, बाह्य समन्वय को कार्यात्मक समन्वय भी कहा जाता है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर है हमारा ऑप्शन डी कोई नहीं। आंतरिक और बाह्य समन्वय, आंतरिक समन्वय का नाता एक संगठन में काम कर रहे व्यक्तियों की व्यक्तिगत गतिविधियों के साथ तालमेल बिठाने से इसे कार्यात्मक समन्वय के रूप में जाना जाता है। और हमने वहां देखा था स्टेटमेंट में संरचनात्मक समन्वय दिया हुआ था। बाह्य समन्वय का सरोकार विभिन्न सांगठनिक इकाइयों की गतिविधियों के बीच तालमेल बिठाने से है, इसे संरचनात्मक समन्वय के रूप में जाना जाता है, जबकि स्टेटमेंट में कार्यात्मक दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निष्पादन बजट प्रणाली के संबंध में सही कथन चुनिए। भारत में निष्पादन बजट की सिफारिश सर्वप्रथम संसदीय आकलन समिति ने 1950 में की थी। स्टेटमेंट 2, निष्पादन बजटिंग को प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर 2004 में लागू किया गया। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए केवल एक। भारत में निष्पादन बजट की सिफारिश सर्वप्रथम संसदीय आकलन समिति ने 1950 में की थी, जैसा कि स्टेटमेंट में दिया हुआ है। भारत में बजट बनाने की इस प्रणाली की उपयुक्तता और व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए सरकार ने अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक डब्ल्यू क्राउस को आमंत्रित किया। अंततः निष्पादन बजटिंग को प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर 1958 में लागू किया गया, और यहां स्टेटमेंट में दिया हुआ था 2004, तो सही ईयर है 1958। अगला क्वेश्चन हमारा, शून्य आधारित बजट के संबंध में सही कथन चुनिए। स्टेटमेंट 1, इस बजट प्रणाली को सर्वप्रथम इंग्लैंड द्वारा शुरू किया गया। स्टेटमेंट 2, भारत में इस प्रणाली को सर्वप्रथम 1983 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही आंसर है इसमें हमारा ऑप्शन बी केवल दो। इस प्रणाली का जन्म और विकास अमेरिका में हुआ। इसका निर्माण निजी उद्योग के एक प्रबंधक पीटर ए पियर ने 1969 में किया था, जबकि इसमें दिया हुआ है इंग्लैंड, हमारे स्टेटमेंट में इंग्लैंड दिया हुआ था क्वेश्चन में, जबकि इसका विकास अमेरिका में हुआ। अमेरिका में इसे राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने 1978 में लागू किया। भारत में शून्य आधारित बजटिंग को सबसे पहले 1983 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में लागू किया गया। तत्पश्चात 1986-87 के वित्त वर्ष के दौरान सभी मंत्रालयों में इसे लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट के बारे में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 110, ऑप्शन बी अनुच्छेद 117, ऑप्शन सी अनुच्छेद 112, ऑप्शन डी अनुच्छेद 226। सही आंसर है हमारा अनुच्छेद 112, ऑप्शन सी। संविधान ने बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा है। बजट शब्द का, जैसे कि मैंने जब लेक्चर अपलोड किया था इसका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का, तब भी बताया था आपको कि बजट शब्द का संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है अनुच्छेद 112 में, आर्टिकल 112 में। दूसरे शब्दों में बजट शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रचलित नाम है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखानुदान में बजट का अधिकतम कितने प्रतिशत हिस्सा पारित किया जाता है? ऑप्शन ए 1/12%, ऑप्शन बी 1/10%, ऑप्शन सी 1/2% यानी कि आधा बजट का, ऑप्शन डी 1/6%। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी 1/6। राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद विनियोग अधिनियम बन जाता है। यह अधिनियम भारत के समेकित कोष से भुगतानों को वैधानिक बना देता है। इसका अर्थ है विनियोग विधेयक जब तक अधिनियम नहीं होता तब तक सरकार कोई भी धन भारत के समेकित कोष से नहीं निकाल सकती। इसमें समय लगता है और आमतौर पर यह अप्रैल के अंत तक चला जाता है, लेकिन 31 मार्च के बाद सरकार को अपने सामान्य कामकाज के लिए धन की जरूरत होती है। इस कार्यात्मक कठिनाई को पार करने के लिए संविधान द्वारा लोकसभा को यह अधिकार दिया गया है कि अनुदान की मांगों पर मतदान प्रक्रिया पूरी होने और विनियोग विधेयक के पारित होने तक वो वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए अनुमानित खर्च के संदर्भ में कोई अग्रिम अनुदान दे सकती है। इस व्यवस्था को लेखा अनुदान कहते हैं, यानी कि 2 महीने का खर्च चलाने के लिए जो अनुदान दिया जाता है उसे ही लेखा अनुदान कहा जाता है। संसद द्वारा जो सरकार को पारित किया जाता है अनुदान, वो आमतौर पर यह अनुदान 2 महीने के लिए होता है तथा कुल बजट का 1/6वां हिस्सा होता है केवल, इससे ज्यादा नहीं दिया जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर अहेड। तो अच्छे से पेपर करके आइए आप लोग अपना। और आगे से अब हमारे यहाँ 25 जनवरी यानी कि मंडे से हमारे चैनल पर EPFO की तैयारी स्टार्ट कराई जाएगी, और साथ ही मैं कोशिश करूंगा कि द हिंदू का न्यूज़ एडिटोरियल हिंदी में एनालिसिस तो सभी करते हैं, मैं हिंदी में एनालिसिस करने के साथ साथ इसका आपको ट्रांसलेटेड हिंदी ट्रांसलेटेड नोट्स प्रोवाइड करूं, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे PDF के फॉर्म में।
और साथ ही ईपीएफओ की तैयारी भी कराई हमारे चैनल पर जाएगी। सो काइंडली रेगुलर विजिट टू अवर चैनल। थैंक यू एंड यू विश यू वेरी ऑल द बेस्ट once again।